अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ रिट जुरिस्डिक्शन, जो एक रह गया था हाई कोर्ट में। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो हमारे बहुत ही एक मुक़द्दस किताब है, तो उसके अंदर और ये रोज़मर्रा हमारे वकला के अंदर और जिस वक्त हम प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं या कुछ भी मामला, तो हमने सुना होगा रिट कर दो। पर रिट कहाँ कर दें, किसको कर दें, क्यों कर दें, ये सवाल है ना। अब ज़्यादातर हमें रिट और रिट की काइंड्स, कौन कौन सी रिट्स होती हैं और रिट होती किसके ख़िलाफ़ है, किसके ख़िलाफ़ नहीं है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिनके ख़िलाफ़ रिट हो सकती है, कौन कर सकता है, ठीक है, और क्या क्या काइंड्स है रिट की, ये देखना होता है। तो वो आज हम इंशाअल्लाह इस टॉपिक को बहुत ही मिन्यूटली, बड़े डीपली देखने वाले हैं। चलें जी, आए हम देखते हैं इनको। सबसे पहली बात है रिट। वर्ड रिट का मतलब क्या है? रिट का मतलब होता है, आपने देखा होगा ये गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज कर दिया। रिट का मतलब होता है एक इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। हमने कहा एग्जेक्टिव्स, हमारे यहाँ 3 ऑर्गन्स हैं, ट्राइकोमी जिसको कहा जाता है, वो 3 ऑर्गन्स जिसको हम सेपरेशन ऑफ पावर भी बड़ी मोंटेस्क्यू की थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने ये देखा था कि ये शख्स कौन होता है कि जो बंदा, जो थ्योरी है ना ये मोंटेस्क्यू की, वो ट्राइकोमी के गिर्द घूमती। तो एग्जेक्टिव का काम होता है क्या करना, टू इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, लॉ को क्या करना, इन्फोर्स करना। अब रिट का मतलब यही है कि इन्फोर्समेंट थ्रू ऑर्डर, थ्रू सैंक्शन। कौन ऑर्डर करेगा? हाई कोर्ट। तो ये जो रिट की जाती है दैट मीन्स कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं, एग्जेक्टिव्स हैं, वो क्या नहीं करते, इन्फोर्स नहीं कर रहे। अपने फंक्शन या कर रहे हैं तो ओवर कर रहे हैं, या नहीं कर रहे, या कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी को बांध के रखा हुआ है, कोई लॉ ने कहा ये ऑर्डर करो तो वो नहीं करते। अच्छा सर, मतलब हमारी एग्जेक्टिव्स, जितने भी एग्जेक्टिव्स हैं, लेजिस्लेशन भी अगर कर रही है, ओवरराइड कर रही है, तो उनके ये स्पिरिट में जा सकते हैं। हाँ नहीं, लेजिस्लेशन तो कानून लॉ मेकर है ना, वो रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस्लाम होता ही नहीं है। वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर हम किसी हद तक कह सकते हैं, बट वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का एक क्वेश्चन है ना, तो वो इंटरप्रिटेशन के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिट, इसको क्या कहते हैं, सीपी, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन, रिट पटिशन, इसको कहते हैं। मैंने सीपी दायर कर दिया है। हम अगर कराची चले जाएँ ना, या हम चले जाएँ बलूचिस्तान, तो वहाँ पे WP नहीं कहते, रिट पटिशन नहीं कहते, CP कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन, हम यहाँ रिट पटिशन बोलते हैं पंजाब के अंदर, ठीक है। तो रिट है या CP है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन। अब ये रिट का मतलब आपने देखा ऑर्डर, मतलब बहुत सारे बच्चों से मेरी 1-on-1 मुलाकात, बहुत सारे लोगों से, बच्चों के इंटरव्यू की तैयारी भी, लाइक जो ASJ के हैं या सिविल जज के हैं, या अल्लाह ने शरफ़ दिया, तो बेसिक जो हमारी बेस है, फाउंडेशन है, वहाँ से हम खाली हैं। तो मेरा जो हमेशा यहाँ पढ़ाने का मकसद यही होता है कि हम चीज़ों को क्या करें, मिन्यूटली देखें, थॉरोली देखें, बेस से देखें। बेस तगड़ी होगी तो हमारा ऊपर वाला जो मटेरियल है, मेकअप है, वो टिक जाएगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। अदरवाइज़ वो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, यूँ। तो मैं ये आज चाहूँगा कि हम रिट को देख लें। सबसे पहले रिट का मतलब हमने देख लिया। अब क्योंकि ये हाई कोर्ट्स की रिट है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 184(3) हमने सो मोटो देख लिया था, फिर हमने वो बाकी चीज़ें। बट यहाँ जो है ये रिट आपका जुरिस्डिक्शन जिसको कहा जाता है, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तो वो आपका 199 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
199 से हर बंदा वाकिफ़ है। तो आज जिस तरह हम वाकिफ़ करवाएंगे ये माशाल्लाह आप सबको पता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंटली चलेंगे। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें, दो वर्ड बार बार यूज़ होंगे, पर्सन और प्रेस्क्राइब लॉ ऑफिसर। ये दो डेफिनेशन है, ये कहाँ है कहाँ पे नहीं है, ये डेफिनेशंस हमें सबसे पहले सीखनी है। ये डेफिनेशन अगर हम 199 के एंड पे जाएंगे ना तो वहाँ दी हुई है। उसने कहा पर्सन कौन है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए कैटेगरीज दो हैं इसके अंदर। नंबर 1 है ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी अग्रीव्ड पार्टी, जिसको कोई ग्रीवियंस है, हाँ, वो शख्स रिट करेगा तो वो इन तीनों में से एक होगी। क्या होगी? मैंडमस होगी। मैं अभी आपको सारी चीज़ों का मतलब बताता हूँ। या प्रोहिबिशन होगी या सरशराय होगी। सरशरारी भी बोलते हैं, सरशराय बोलते हैं इसको, ठीक है ये। और अगली बात देखिए, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन, ये वो रिट्स हैं कि अग्रीव्ड होना ज़रूरी नहीं है, अग्रीव्ड होना नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो ये चीज़ें ज़रा माइंडली खोल के सीखिएगा कि रिट्स के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं। ये वो रिट है जो अग्रीव्ड पर्सन करता है। अग्रीव्ड मतलब जिसको तकलीफ हुई है, नुकसान पहुंचा है, वो करता है, तो वो मैंडमस, प्रोहिबिशन और सरशराय करता है। और जो शख्स, कोई भी शख्स कर सकता है, वो तीन है, हेबियस कॉर्पस, जो आप उधर 491 में भी देखते हैं, CRPC में भी, और कोवरंटो, अंडर व्हाट ऑफिस यू आर डूइंग दिस, आपको किसने, तो अंडर व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। और फंडामेंटल राइट, किसी का भी इन्फ्रिंज हो रहा है, ठीक है, ये सी में वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि ये बी है, सी अलग से है, यहाँ पे एनी पर्सन है। अब देखिए पर्सन से मुराद, मैं डेफिनेशन सुना दूं, बता दूं। देखिए पर्सन इंक्लूड द बॉडी, पॉलिटिक और कॉरपोरेट, एनी अथॉरिटी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट आर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट and any court or tribunal other than the Supreme Court, High Court or court or tribunal established under the law relating to armed forces। तो याद रखिए कि तीन लोगों के खिलाफ रिट हो नहीं सकती। कौन? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ और आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ, ठीक है, नो रिट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। सर ये मतलब इनके खिलाफ आप नहीं जा सकते? हाँ डेफिनेटली। आप कहें जी हाई कोर्ट सही काम नहीं कर रहा तो मैं रिट कर दूँ, नो रिट। सुप्रीम कोर्ट सही काम नहीं कर रहा, मैं रिट कर दूँ तो नो रिट, ठीक है। कहाँ बताया हुआ है ये? एंड 5 के अंदर आप इसका 5 देखेंगे, ये 4 के बाद 5, 1995, इसके अंदर उसने ये डिफ़ाइन जो किया है, ये 1995 के अंदर डिफ़ाइन किया है, ठीक है। तो ये आपने देखना है, ठीक है। और अगली बात है प्रेस्क्राइब लॉ ऑफिसर कौन होता है। उसने कहा जो लॉ ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं कोर्ट के अंदर होते हैं। कौन? उसने कहा इन रिलेशन टू एप्लीकेशन अफेयर्स ऑफ अफेक्टिंग द पब्लिक फेडरल गवर्नमेंट। तो फिर कौन होगा? एन अथॉरिटी ऑफ अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, द अटॉर्नी जनरल। हमने 100 में देखा अटॉर्नी जनरल होता है। एंड एनी अदर केस प्रोविंशियल एडवोकेट जनरल फॉर द प्रोविंस विच एप्लीकेशन इज मेड। तो वहाँ एडवोकेट जनरल है, वो 140 की हमने बात की थी, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल। तो ये लॉ ऑफिसर हैं, इन्होंने अपने बहुत सारे आगे अपॉइंट किए होते हैं, एजी, एएजी, वो सारे इनके मतहत होते हैं, ये अपॉइंट किए होते हैं। तो ये क्या है, सुनिएगा, सुन लें। तो ये रिट्स हैं, कैसे होंगी, किन के खिलाफ होंगी,
ठीक है। अब सबसे पहली रिट है जिसको कहा जाता है रिट ऑफ मैंडमस एंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन। मैंडमस का मतलब क्या है? कमांडिंग एन ऑफिशियल या कोर्ट, किसी ऑफिशियल को या कोर्ट को क्या कमांड देना? परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन। व्हाई यू आर नॉट लॉजिंग द एफआईआर? भाई ऐसा चौम कहते हैं वैसे जो एफआईआर नहीं कर रहा। हाँ ना, पहले मैंने कर दिया कि रिट का मतलब भी ये है क्या कि वो अपने काम एग्जेक्टिव्स नहीं कर रहे। हाँ, उसके अंदर उसने कहा मैंडमस का मतलब है रिट ऑफ मैंडमस, ऑर्डर द पर्सन टू डू द सर्टन एक्शन, दैट इज कॉल्ड मैंडमस। फिर अगली है प्रोहिबिशन, नॉट टू डू, उस सर्टन एक्ट, उसी ऑफिशियल को, उसी कोर्ट को प्रोहिबिट करना कि भाई ओवरराइड कर रहा है, उसने कहा मत करो। सरशराय, सरशराय का मतलब है कोर्ट को, स्पेशली हाई कोर्ट के जो बिलो बंदा होगा उसको कहना, क्या कहना कि भाई ये मुझे दो ना, ज़रा मुझे बताओ ये केस तुमने सुना है, इसमें तुम क्या कर रहे हो, विदाउट लॉफुल या नो लीगल इफेक्ट इसका क्या काम कर रहे हो। अब ये तीनों मैंने पढ़ी कहाँ से? मैं आप बताता हूँ। 199A का 1 के अंदर ये दोनों है, क्या है बच्चों को जी? 1 के अंदर ये दोनों है और 2 ये है, ठीक है। सरशराय क्या है ज़रा मैं पढ़ के सुनाऊँ? डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, अपनी हदूद में रहो, फंक्शन इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, आर अ प्रोविंस आर अ लोकल अथॉरिटी टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। कौन सा? प्रोहिबिशन, टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इज नॉट परमिटेड बाय लॉ टू डू, आर टू डू एनीथिंग which is not prohibited by law, to do anything which is required by law to do। Exactly, जो prohibited है अगर आप या जो prohibited नहीं है उसको हाँ, तो ये दोनों एक ही जगह पे हैं, सिर्फ अल्फाज एक लगाकर उसको मना कर रहा है, एक में कह रहा है कि तूने नहीं करना और एक में कहता है तूने करना है। अगली बात 2 के अंदर सरशराय कहता है डिक्लेयरिंग दैट एन एक्ट डन और प्रोसीडिंग टेकन विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट बाय अ पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, अ प्रोविंस और अ लोकल अथॉरिटी हैज बीन डन आर टेकन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड इज ऑफ नो लीगल इफेक्ट। उसने अंडर वट अथॉरिटी, अंडर वट अथॉरिटी, इसको हम ये कह सकते हैं अंडर वट अथॉरिटी आपने ये काम किया। कौन? जो उसका मतहत है उससे पूछ सकता है कि भाई तूने किस कैपेसिटी में ये काम किया, ठीक है। उसको कहता है भाई लाओ रिक्वेस्ट फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस मेड बाय द हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट प्रीवियसली रिव्यू द केस। जिसने पहले केस सुना था उसको कहता है भाई मुझे दिखा तूने ये किस लॉ के तहत किया, अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस, यू हैव डन दिस। हाँ, ये यहाँ पे अग्रीव पार्टी की बात हो रही है, ठीक है। ये चीज ये था पहली बात। अगली बात है ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन। तो पहली बात हमने कहा हेबियस कॉर्पस, तो हेबियस का मतलब है टू प्रोड्यूस एंड कॉर्पस मतलब बॉडी। हेबियस कॉर्पस प्रोड्यूस द बॉडी इन फ्रंट ऑफ मी, लेके आओ। हमने इसके साथ सीआरपीसी का कौन सा पढ़ते हैं? 491 सीआरपीसी, ठीक है। अब कहता है डायरेक्टिंग दैट अ पर्सन इन कस्टडी। पर्सन की बात बार बार हो रही है ना, तो पर्सन का मतलब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट। हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी है ना, पर्सन की डेफिनेशन पीछे पढ़ ली है। डायरेक्टिंग दैट अ पर्सन इन कस्टडी विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन of the court be brought before it so that the court may satisfy itself that he is not being held
इन कस्टडी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी आर इन एन अनलॉफुल मैनर। उसने ये चेक करना होता। बस हम अक्सर कहते हैं जी मेरे बच्चों को उठा के ले गया, तो हम 491 कर देते हैं। हाँ, या पुलिस ने बिना किसी FIR लॉन्च किए किसी को उठाया हुआ है तो आप हेबियस कॉर्पस करते हैं। ये चीज़ अगेन रिक्वायरिंग अ पर्सन विद द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट होल्डिंग आर परमिटिंग टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ ही क्लेम टू होल्ड दैट ऑफिस। उसको क्या कहते हैं? कोवरंटो। अंडर व्हाट अथॉरिटी, अंडर व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तुमने किस अथॉरिटी के ज़रिए ये ऑफिस होल्ड किया हुआ जनाब, हमें बताएं, जवाब दें। तो कोई भी पूछ सकता है। तो ये बातें थी किसमें? आपके BA और B के अंदर, B के दोनों के अंदर। ठीक है, आपने ये देखा किसके अंदर? B1 और 2। B का ये 1 था और ये 2 था। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट है आपका, वो कहता है अगली बात, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी अग्रीव्ड पर्सन। फिर अग्रीव्ड आ गया। फंडामेंटल राइट तो डेफिनेटली किसका होगा? एनी अग्रीव्ड। ठीक है, पर्सन जो अग्रीव्ड होगा डेफिनेटली वो क्या कर सकता है? मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शन टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग एनी गवर्नमेंट exercising any power or performing any function in or in relation to any territory within the jurisdiction of that court as may be appropriate for the enforcement of any of the fundamental rights conferred in chapter 1 part 2। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फंडामेंटल राइट जिसको हम कहते हैं। इसको इन्फोर्समेंट करवाने के लिए एक्चुअली वो भी क्या होता है? मैंडमस ही होता है, बट इसको हम फंडामेंटल, क्योंकि करना ना उसको कहना ये कर, तो दैट इज फंडामेंटल राइट। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो इसके बाद एक्सेप्शन की बात हमने पहले कर ली कि कोई भी ऑर्डर, जैसे कि मैंने 3 के अंदर कहा, पहले 2 पढ़ लें। कहता है कोई भी फंडामेंटल राइट को आप इन्फोर्स करवाने के लिए किसी ने शैल नॉट बी अब्रिज्ड, शैल नॉट बी अब्रिज्ड। उस हाँ, क्या होता है अब्राइड? रोका नहीं गया उससे। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट की मूव को हाई कोर्ट को में जाके को क्या कर सकता है? कोई भी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए वो जा सकता है। 3 कहता है जी कोई भी ऑर्डर, एनी ऑर्डर शैल नॉट बी अंडर दिस क्लॉज 1। क्लॉज 1 में जो भी ऑर्डर करना है वो सब किस लिए करना है? वो कभी भी किसी आर्म फोर्स के ख़िलाफ़, या जो भी शख्स इस तरह के लॉ जो आर्म फोर्सेस पे अप्लाई होते हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा जी। उनके ख़िलाफ़ आप ये जो 1 में आपने पढ़ा, ये सारा 1 में पढ़ा है। ठीक है, नहीं होगा। नंबर 1 ये था। 3 4 क्या कहता है? वो कहता है कि जो आपने A और C में पढ़ा है, ये A है कौन सा? मैंडमस प्रोहिबिशन से शराय, और C है फंडामेंटल राइट वाली बात। उसमें या आपने जो B में क्या कहता है? या कहीं पे भी कोई ऐसा बात हो जिससे क्या हो? एंटायरम ऑर्डर करने से प्रिजुडिस हो कौन? पब्लिक वर्क। या कोर्ट उसमें इंटरम ऑर्डर करेगी तो सबसे पहले नोटिस करेगी। मैंने लफ्ज़ लिखवाया था लॉ ऑफिसर, प्रेस्क्राइब लॉ ऑफिसर। हाँ, फेडरल है तो अटॉर्नी जनरल, और अगर डेफिनेटली, और अगर प्रोविंस है तो एडवोकेट जनरल। तो उनको पहले नोटिस किया जाएगा, फिर वो क्या करेगा? उसकी बात सुन के इंटरम ऑर्डर, जिसको हम स्टे कहते हैं ज़्यादातर, वो किया जाता है। लेकिन फिर भी 2 चीज़ें देखनी है
कि उसके अंदर जब भी देना है देखना है कि वुड नॉट इफेक्ट, और क्या हो कोई उससे क्या ना हो, जिस तरह हमने पब्लिक इफेक्ट ना हो, और फिर वो जो काम उसने किया वो विदाउट जुरिस्डिक्शन हो, यानी कि वो लीगल पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए फिर वो स्टे देगी, इंटरम ऑर्डर करेगी। इसमें फाइनली तो डिस्पोज ऑफ नहीं कर रही ना, अभी तो एडमिटिंग नोट्स है, एडमिशन करके फिर इंटरम देना है, तो वो चीज़ें देखिए। अगली बात है आपकी ये इम्पॉर्टेंट कि 4A क्या कहता है। 4A कहता है कि जनाब जब भी कोई इंटरम ऑर्डर करना है, पहली बात है इंटरम ऑर्डर करके अगर तो उसमें स्टेट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है या असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है, तो उसका फ़ौरन से पहले 6 महीने से ज़्यादा वो ऑर्डर इंटरम ऑर्डर काम नहीं करेगा, सीज टू बी इफेक्ट हो जाएगा 6 महीने। और इसके अंदर कोर्ट को भी ये कहा गया है कि फाइनली डिसाइडेड इन 6 मंथ्स। मतलब अगर मैटर जो है रिटाई है वो स्टेट प्रॉपर्टी की है या फिर असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू की बात है, तो विद इन 6 मंथ इंटरम ऑर्डर सीज टू बी इफेक्ट हो जाएगा। और ये कहा गया है कि वैलिडली हाँ 6 मंथ। ये आपकी रिट थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ नहीं समझ